आपको नाना का वो फिल्मी डायलॉग याद होगा कि एक मच्छर आदमी को क्या से क्या बना देता है। ठीक उसी तरह वर्तमान भारत और उसकी राजनीतिक सिचुएशन ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। बहुत लोगों की कुर्सी को हिला सकता है, तख्ता पलट के संकेत दे सकता है, बहुतों की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है और बहुतों के लिए नया रास्ता दिखा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन के मामले की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, मगर उसके पहले ही देश भर में इसे लेकर माहौल गर्म हो चुका है। खासकर आने वाले 2 साल में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही टाइट नजर आने लगी है। सब अपने अपना दांव खेल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी से हिंदू मुस्लिम एंगल देकर राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में है, दूसरी तरफ अन्य पार्टियां इसे मुसलमान विरोधी बताकर अपना जुगाड़ टाइट करने के रास्ते पर हैं और बहुत सारे लोग इसे शुरुआत मान रहे हैं, बाकियों का नंबर आने वाला है। मगर केरल का मामला अपने आप में अनोखा है, सच में गजब अनोखा है, क्योंकि यहां बीजेपी का दोहरा चरित्र तो सामने आ ही रहा है। अन्य पार्टियां भी वक्फ मामले पर उलझन में नजर आ रही हैं, अलग अलग रास्ते पर चलती हुई दिख रही हैं और इसी उलझन में बीजेपी ने शशि थरूर को निकाल लिया है। ऐसा लग रहा है कि पिछली बार केरल में पढ़ी लिखी जनता के कारण हार का सामना करने वाली बीजेपी अब पढ़े लिखे को मोहरा बनाने निकल पड़ी। मगर सवाल यह है कि क्या पढ़े लिखे थरूर, इंटेलेक्चुअल थरूर नफरती चिंटू बनने को तैयार हैं? क्या नफरत की उल्टियां करने को तैयार है? क्या अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पर लगाने के लिए तैयार है? क्या अपनी साख को किसी कुर्सी के लालच में डुबाने या मिटाने को तैयार है? क्योंकि बीजेपी में जाना यानी सांप्रदायिकता की राजनीति को अपना लेना, नफरत की राजनीति को अपने सिर पर चढ़ा लेना होता है। ऐसी चर्चा हर तरफ है। तो आइए इस वीडियो में केरल के अनोखे मामले को देखते हैं कि आखिर 400 एकड़ जमीन का मामला क्या है, केरल की सरकार वक्फ मामले पर क्या कर रही है और बीजेपी यहां कौन सा गुल खिलाना चाहती है। बात मोदी सत्ता की ईडी की भी करेंगे, देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले में कब कब क्या कर चुका है। उधर मध्य प्रदेश में एक जज साहब 9-2-11 कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने कुर्सी के नशे में चूर होकर कथित तौर पर लोगों से उठक बैठक करवाया। न्यायपालिका के इस चेहरे पर रोशनी डालेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए, जिम्मेदारी निभा लीजिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जल्द से जल्द इन सभी जगहों पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि चौतरफा तूफान चल रहा है, कोई भरोसा नहीं कब किसे कहां से उड़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इस देश की राजनीति बदल देगा, क्योंकि इस एक फैसले का असर यूपी से लेकर केरल तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक होगा, सियासत से लेकर समाज तक होगा। इसलिए केरल सरकार वक्फ संशोधन कानून पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ का फैसला केरल की राजनीति में भूचाल ला सकता है। इसलिए कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और बीजेपी इसी बहाने केरल की राजनीति में बड़े खेल की तैयारी में नजर आती है और शशि थरूर इस खेल में बीजेपी का मोहरा बनते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी थरूर के कंधे पर ही बंदूक रखकर केरल के मुनम्बम गांव की 400 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे को मुद्दा बना देना चाहती है। इसलिए पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो क्रेडिबल हो, मगर क्रेडिबिलिटी तो ईडी की भी खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उस लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई है जो सत्ता, धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाती है। सवाल यह है कि क्या भारत का संविधान अब भी इस देश की आत्मा है या फिर मोदी सत्ता ने इसे एक कागजी किताब में तब्दील कर दिया है। क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई ने जब ईडी को फटकारते हुए कहा कि आप सारी हदें पार कर रहे हैं, आप देश की संघीय संरचना का उल्लंघन कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये एक चेतावनी थी उस सत्ता को जो संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना देना चाहती है। पिछले 11 सालों में ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट का कमेंट उस समाज को भी चेतावनी था जो अपनी जमीन, अपनी आजादी और अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है। तो चलिए केरल के मुनम्बम गांव में जहां 600 ईसाई परिवारों की जिंदगी उस दिन दांव पर लग गई जब 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इस जमीन पर यह परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं। इस गांव में उनके दादा परदादा का इतिहास दबा है, उनके चर्च और उनके कब्रिस्तान उसी गांव में हैं, मगर वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति
संपत्ति बताकर एक ऐसी आग लगाई जो धार्मिक और सियासी उबाल में बदल गई। सवाल यह है कि क्या यह दावा संवैधानिक था या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ता की रोटियां सेंकने का एक हथकंडा था। केरल सरकार ने वक्फ के इस दावे का जमकर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर बीजेपी ने इसे एक सियासी मौके की तरह देखा। उड़ीसा, मणिपुर और झारखंड में ईसाइयों को टारगेट करने वाली पार्टी केरल में उनके साथ खड़ी हो गई। ध्यान रखिएगा, बीजेपी के तमाम डबल इंजनों में आए दिन ईसाइयों पर हमले होते हैं, उनके चर्चों में तोड़फोड़ होती है और जहां नए चर्च बनते हैं वहां भी आरोप लगाकर खूब उथल पुथल मचाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। मुनम्बम के ईसाई समुदाय को पीड़ित बताकर बीजेपी अभियान छेड़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई ईसाई समुदाय के हक की लड़ाई है या फिर बीजेपी की वही पुरानी राजनीति है जो 2026 के केरल विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू और ईसाई वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। याद रखिए कि केरल में ईसाई समुदाय की आबादी 15% से ज्यादा है, उनके खिलाफ 25% से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है और इस अभियान में बीजेपी की कोशिश शशि थरूर को आगे करके हिंदू ईसाई समीकरण को मजबूत करने की है। मगर लेफ्ट और कांग्रेस ने बीजेपी के वक्फ संशोधन कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और बीजेपी अपने ही कानून को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर उसने कानून के कुछ प्रावधानों को रोकने का वादा भी कर दिया और सब कुछ अब चीफ जस्टिस BR गवई पर निर्भर है, क्योंकि केरल की लेफ्ट सरकार ने भी वक्फ के मुद्दे पर अपनी चाल खेली है और केरल वक्फ बोर्ड को भंग करने से इनकार कर दिया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक कुछ नहीं होगा, मगर बीजेपी ने जब वक्फ संशोधन कानून के जरिए बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कही तो मुनम्बम के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। सवाल यह है कि बीजेपी के फैसले को केरल के नजरिए से कैसे देखा जाए। क्या यह धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है या फिर सियासी मजबूरी जो केरल की बहुसांस्कृतिक पहचान को बचाने का दिखावा कर रही है? क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का आरोप है कि बीजेपी केरल की बहुधार्मिक पहचान को बिगाड़ने के प्रयास में है और इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई, नेताओं को सफाई देनी पड़ी। वैसे बीजेपी का यह इतिहास भी रहा है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना और बांटने की राजनीति करना। 19 दिसंबर 2024 को राज्य हाईकोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 2 महीने बढ़ाने का आदेश दिया था ताकि बोर्ड के सदस्यों का चुनाव हो सके, लेकिन लेफ्ट सरकार अब इस मामले में जल्दबाजी करने को तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और इंतजार मुनम्बम के 600 परिवारों को भी है जो अपनी जमीन बचाने की जंग लड़ रहे हैं, जिनका मुद्दा राज्य की सियासत का चेहरा बदल सकता है। इस बीच बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। शशि थरूर को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दांव लगाने को तैयार है और ऐसा होता है तो फिर केरल की सियासत में एक और तूफान उठेगा। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के 4 बार के सांसद हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कांग्रेस की ग्लोबल पहचान है, मगर अब बीजेपी के साथ जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। थरूर ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और केरल की लेफ्ट सरकार की तारीफ की तो इसे कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विद्रोह माना गया और तभी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या थरूर बीजेपी में जा रहे हैं। इसके जवाब में पूर्व डिप्लोमेट ने भी खुलकर कह दिया कि अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं तो फिर मेरे पास दूसरे विकल्प भी हैं। तो क्या थरूर सत्ता के गलियारों में बीजेपी से अपनी नई पारी खेलने को तैयार है या फिर ये उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है जो कांग्रेस की अनदेखी के बाद मुखर हो गई है? सच्चाई यह है कि केरल में बीजेपी को एक चेहरा चाहिए, क्रेडिबल चेहरा, शायद इनके पास है नहीं और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले थरूर की नाराजगी को बीजेपी मौके की तरह देखती है। 2024 में त्रिशूर लोकसभा में जीत ने बीजेपी को केरल में नई उम्मीद दी है और राज्य की राजनीति में दबदबा रखने वाले नायर समुदाय के शशि थरूर को पार्टी में शामिल करना बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का हो सकता है। सवाल यह है कि क्या थरूर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति में फिट हो पाएंगे? क्या वो भी आग लगाने की बात कर पाएंगे? क्योंकि उनका मिजाज उदारवादी है, धर्मनिरपेक्ष रहा है, मगर जब ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में उन्हें शामिल किया गया तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की चाल बताया। सवाल यह है कि क्या थरूर ने खुद इस मौके को स्वीकार कर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की या फिर वो कांग्रेस में अपनी अनदेखी से तंग आ चुके हैं? सीपीआई के नेता बिनॉय विश्वम ने उन्हें कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल कह दिया। तो क्या थरूर अब मोदी सत्ता के साथ जाम से जाम टकरा रहे हैं? बिनॉय विश्वम ने यूं ही तो नहीं कहा होगा, इश्क और मुश्क कहां छुपाए छुपता है? या फिर थरूर केवल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, नखरे दिखा रहे हैं? 2026 के केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति अब साफ दिखने लगी। कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ केरल बीजेपी के लिए नया युद्ध क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, देश भर में 3-4 राज्य ऐसे हैं जो हमेशा से बीजेपी और गुजराती जोड़ी के निशाने पर रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, दिल्ली हो या तमिलनाडु। इन राज्यों को बार बार बदनाम करने की कोशिश भी की गई। खुद केरल के मुख्यमंत्री ने ऐसे आरोप लगाए
सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि संगठित तरीके से केरल को बदनाम किया जाता है। उसी का एक हिस्सा केरल स्टोरी नाम की फिल्म को भी बताया जाता है। दिल्ली को किसी तरह से बीजेपी ने जीत लिया। किस तरह से जीता आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब नहीं है। अब अगला टारगेट केरल नजर आने लगा है। त्रिशूर की जीत ने बीजेपी को यह भरोसा दिया है कि वो केरल में अपनी जड़ें जमा सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई केरल की बहुसांस्कृतिक आत्मा को समझ पाएगी, या फिर वो वक्फ विवाद और थरूर जैसे नेताओं को भुनाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। इन सवालों के जवाब के लिए बस इतना याद रखिए कि गोवा बीजेपी का गढ़ है और कर्नाटक में वो विपक्ष की राजनीति कर रही है, इसलिए केरल बीजेपी के लिए अजूबा नहीं है। हाँ, पिछली बार की हार के लिए बीजेपी नेताओं ने केरल के एजुकेशन सिस्टम को दोषी ठहरा दिया कि राज्य में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग झांसे में कमाते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी के लिए शशि थरूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बीजेपी में उन्हें लाने की अटकलें सिर्फ अफवाह नजर नहीं आती। ये बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा नजर आता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर लाई थी। थरूर का नायर समुदाय से होना और तिरुवनंतपुरम में उनका मजबूत जनाधार बीजेपी को हिंदू वोटरों के साथ साथ शहरी शिक्षित वोटरों को लुभाने का मौका देती है। मगर सवाल यह है कि क्या थरूर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति कर पाएंगे? क्या नफरत भरे भाषण दे पाएंगे? क्या सांप्रदायिकता को गले लगा पाएंगे? क्या किसी हत्या को जायज ठहरा पाएंगे? क्या नफरत की राजनीति में अपना फूल खिला पाएंगे? या फिर ये बीजेपी का एक और सियासी दांव है जो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए खेला जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस शशि थरूर को रोकना चाहती है, क्योंकि जयराम रमेश और पीजे कुरियन ने थरूर पर सीधे तौर पर हमला किया। जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों अलग बातें हैं, जिनमें जमीन आसमान का अंतर है। मगर थरूर चुप नहीं रहते, कांग्रेस आला कमान पर सीधे हमला करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद ही थरूर पार्टी में अलग थलग दिखने लगे। लोग यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस में उनका समय पूरा हो गया है। मगर बीजेपी के साथ लेफ्ट वाले भी शशि थरूर के स्वागत को तैयार है। जैसा कि थॉमस इशाक के बयानों से संकेत मिलता है, बीजेपी के लिए केरल में सिर्फ वक्फ और शशि थरूर ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ईडी की कार्रवाइयां भी मुद्दा बन सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई तो यह बीजेपी की रणनीति पर सवाल था। 2014 से 2024 तक ईडी ने 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए, मगर सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई। सोचिए, 5000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और 10 साल में खाली 40 मामलों में सजा हुई। और यह आंकड़ा सवाल करता है कि ईडी का मकसद अपराध को रोकना है या विपक्षी नेताओं को जेलों में डालकर सत्ता को खुश करना है, सत्ता को लाभ पहुंचाना है। ईडी की परफॉर्मेंस ने सुप्रीम कोर्ट को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही ईडी को इतनी सख्ती दी थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ईडी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तमिलनाडु के एक कथित शराब घोटाला मामले में चीफ जस्टिस ने केंद्रीय एजेंसी को हाथों लिया और बीते हफ्ते ही चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि ईडी सारी हदें पार कर रही है, देश की संघीय संरचना का उल्लंघन कर रही है। तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। मगर सवाल यह है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत बार बार ईडी को फटकार लगाती है, तब भी वो अपनी ताकत का दुरुपयोग क्यों कर रही है? क्या ईडी अब संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि सत्ता की गुलाम है? सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से है, जिसके जजों ने ईडी को भस्मासुर बनने का मौका दिया। 27 जुलाई 2022 को जस्टिस ए.एम. खानविलकर की पीठ ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को दी गई ताकतों को संवैधानिक ठहरा दिया। उस फैसले ने ही ईडी को तलाशी और संपत्ति की जब्ती जैसे असीमित अधिकार दे दिए। तो सियासी गलियारों में ईडी का जिन्न घूमने लगा। 24 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में समीक्षा की बात मानी। 19 अक्टूबर 2023 को जब जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा कि वो जांच करेगी कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी को गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी जब्त करने की शक्तियों को बरकरार रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्विचार योग्य है, तो मोदी सत्ता ने इसका पुरजोर विरोध किया। सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति कोर्ट आता है और चाहता है कि 3 जजों की बेंच द्वारा तय मुद्दे पर पुनर्विचार हो, बिना किसी ठोस आधार के कोई एकेडमिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। क्लियर था कि मोदी सत्ता ईडी की शक्तियों को कम होने देना नहीं चाहती और जस्टिस खानविलकर का फैसला अभी भी प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट से लाख फटकार के बावजूद ईडी का अभियान जारी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अब डांट फटकार और लताड़ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अधिकारियों को यह लगता है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का, काहे की अदालत, काहे का सुप्रीम कोर्ट, डांटेंगे हम डांट सुन लेंगे, कौन सा सामने से डांट रहे हैं। यहां वही कहावत लागू हो जाती है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ईडी और तमाम जांच एजेंसियों का हाल यही हो गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की 3 जजों की एक पीठ का गठन किया, जिसे ईडी की शक्तियों पर पुनर्विचार करना था। मगर जनवरी 2025 में जस्टिस रवि कुमार रिटायर हो गए, तो 4 मई 2025 को कोर्ट ने बेंच का पुनर्गठन किया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को इसमें शामिल किया। 7 मई को पहली बार बैठी इस बेंच ने याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर जनरल दोनों
लोगों से कहा कि वे फिर से अपने मुद्दे को तय करें और नए सिरे से कागजात पेश करें। इससे पहले 5 मई 2025 को जस्टिस अभय एस ओका ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में ईडी की बिना सबूत आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ईडी को अपनी जांच पर ध्यान देना चाहिए, बिना ठोस सबूतों के गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 73 साल के तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी की हिरासत पर सवाल उठाए। पार्थ चटर्जी बिना ट्रायल के 2.5 साल से हिरासत में थे और तब लोकसभा में दिया गया बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का वो बयान याद आता है कि चुप रहो वरना ईडी घर आ जाएगी। अब आपको तय करना है कि भारत में कितना लोकतंत्र बचा है और संवैधानिक संस्थाएं कितनी आजाद हैं। लेकिन सिर्फ संस्थाएं भ्रष्ट नहीं हुई, इनके भ्रष्ट होने की शुरुआत व्यक्तियों से होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला न्यायपालिका की षड्यंत्र को एक्सपोज करता है। यह फैसला बताता है कि न्यायपालिका की शाख कितनी बची हुई है और कितनी खराब है। दरअसल सिविल जज कौस्तुभ खेड़ा की बर्खास्तगी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक जज की सख्ती संवैधानिक मर्यादा का हिस्सा हो सकती है या फिर वो अनुशासनहीनता का सबूत है। कौस्तुभ खेड़ा पर आरोप था कि उन्होंने वकीलों और पुलिसकर्मियों से ओपन कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करवाई, एक चपरासी पर बिना अधिकार के 50 रुपए का जुर्माना लगाया और 2 महीने जेल की सजा सुनाई। सवाल यह भी है कि क्या यह सख्ती थी या फिर सत्ता का नशा या फिर कोई और नशा। और खेड़ा के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि यह बर्खास्तगी दंडात्मक नहीं बल्कि प्रोबेशन के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन का नतीजा है। तो सवाल यह है कि जब एक जज पर इतने गंभीर आरोप हैं तो क्या यह सिर्फ असंतोषजनक प्रदर्शन का मामला है या फिर न्यायपालिका की उस बीमारी का लक्षण है जिसका जिक्र जस्टिस अभय एस ओका ने 23 मई 2025 को अपने विदाई भाषण में किया था। जस्टिस ओका ने कहा था कि न्यायपालिका की साख तभी बचेगी जब वो संवैधानिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर ही संविधान की आत्मा को बचाने का जिम्मा है। देखना है कि चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई में कोर्ट कहां तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा टन से।